नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे कभी भारत का गहना यानी जूल ऑफ इंडिया कहा जाता था, आज वहां बफर जोन्स बन चुके हैं। आज हम एक बेहद गंभीर और जटिल मुद्दे पर बात करने वाले हैं, मणिपुर संकट। हम यहां किसी का पक्ष लेने नहीं बैठे हैं, बस 2014 से लेकर 2026 तक के इस पूरे टाइमलाइन को बिल्कुल तथ्यों के आधार पर समझेंगे, ताकि असल में वहां क्या चल रहा है इसकी एक क्लियर पिक्चर हम सबके सामने आ सके। अब थोड़ा ध्यान दीजिए इस आंकड़े पर, 60,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो जिंदा लोग हैं जो आज मई 2026 में भी अपने ही घरों से दूर रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर हैं। ये फिगर्स इस संकट की सबसे बड़ी मानवीय कीमत है। एक बात सोचकर देखिए, अपने ही देश, अपने ही स्टेट में बेघर होना आखिर कैसा लगता होगा। और इससे भी ज्यादा रुला देने वाला आंकड़ा है ये, मई 2023 से लेकर अब तक 260 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। देखिए, ये किसी एक जगह की ट्रेजेडी नहीं है, ये हमारी एक ऐसी सामूहिक त्रासदी है जिसने आम लोगों के बीच नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे गिराना फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के भूगोल और जनसंख्या के इस विभाजन की। इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा यहाँ की जमीनी हकीकत को समझना होगा। देखिए, मणिपुर मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा है। एक तरफ है इम्फाल वैली। ये स्टेट की सिर्फ 10% जमीन है, लेकिन वहां आधी से ज्यादा आबादी रहती है, जिसमें मुख्य रूप से मैती समुदाय शामिल हैं। ये वैली पूरे स्टेट का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर है। दूसरी तरफ आते हैं पहाड़ी इलाके या द हिल्स, जो टोटल एरिया का 90% कवर करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से कुकी, जो और नागा जनजातियां रहती हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा फर्क आता है एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का। पहाड़ी समुदायों को यह दर्जा मिला हुआ था जिससे वो वैली में भी जमीन खरीद सकते थे, लेकिन वैली में रहने वाले मैतेई समुदाय के पास ये स्टेटस नहीं था, तो वो पहाड़ों पर जमीन नहीं ले सकते थे। यही वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस था जिसने जमीन और अधिकारों को लेकर एक बहुत डीप रूटेड एंग्जाइटी पैदा कर दी। अब हम चलते हैं इस विनाश की टाइमलाइन पर, कैसे ये दबी हुई आग एक खुले संघर्ष में बदल गई। आप इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 2014 से 2017 के बीच हालात में बेचैनी तो थी, हाईवेज पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड्स काफ़ी आम थे। फिर मार्च 2017 आते आते वॉर ऑन ड्रग्स जैसी पॉलिसीज शुरू होती हैं, टेंशन धीरे धीरे बढ़ती है और अचानक आता है अप्रैल 2023 और उसके बाद वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, मई 2023। हालत इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हुए कि फरवरी 2025 में प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ गया। खैर, अब फरवरी 2026 में एक लोकतांत्रिक सरकार लौटी तो है, पर चलिए इस सफर के कुछ अहम पॉइंट्स को जरा नजदीक से समझते हैं। तो बात है मार्च 2017 की। एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली नई सरकार ने वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन शुरू किया। टारगेट क्या था? अफीम की खेती को नष्ट करना और असुरक्षित वनों यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट से अवैध कब्जा हटाना। सुनने में नॉर्मल लगता है, राइट? लेकिन यहां नजरिए का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समुदाय ने इन एविक्शंस को, इन बेदखलियों को अपने खिलाफ एक टारगेटेड पॉलिटिकल अटैक माना। उन्हें लगा कि ये पूरी कार्यवाही उनकी जमीन छीनने की एक साजिश है। और अब बात करते हैं उस चिंगारी की, अप्रैल 2023 का वो लीगल आदेश। यहां हमें उस ऑर्डर को समझना होगा जिसने आग में घी का काम किया। 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है। उसमें लिखा था, मैती समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने पर विचार किया जाए। अब मैती समुदाय का ये आर्गुमेंट था कि म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी और जमीन खतरे में है, इसलिए उन्हें एसटी स्टेटस का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन इस एक फैसले ने पहाड़ी इलाकों में सालों से दबी हुई इनसिक्योरिटी को एक झटके में जगा दिया। और इस टेंशन का डायरेक्ट रिजल्ट दिखा 3 मई 2023 को, जिसे अब द ब्लैक डे कहा जाता है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पहाड़ी जिलों में एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला गया था, पर चुराचांदपुर बॉर्डर आते आते ये मार्च एक भयानक झड़प में बदल गया। बस फिर क्या था, रातों रात पूरे स्टेट में दंगे भड़क उठे, महीनों तक इंटरनेट बंद कर दिया गया और सबसे खौफनाक बात, पुलिस थानों से हजारों की तादाद में हथियार लूट लिए गए। देखते ही देखते आरएम बाइटेंगोल और आईटीएलएफ जैसे ग्रुप्स इतने पावरफुल हो गए कि स्टेट का पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया। अब देखिए इस हिंसा के राजनीतिक नतीजे क्या निकले। लगातार 20 महीने की इंस्टेबिलिटी और भारी इंटरनेशनल प्रेशर के बाद आखिरकार फरवरी 2025 में एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। स्टेट में 1 साल के लिए प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया। उसके ठीक 1 साल बाद यानी फरवरी 2026 में वापस एक नई डेमोक्रेटिक सरकार बनती है। नई चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचंद सिंह आते हैं
और इस बार ट्रस्ट बिल्ड करने की एक नई कोशिश के तहत कुकी और नागा नेताओं को भी इस नई कैबिनेट में शामिल किया जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? चलिए आज की सच्चाई पर आते हैं। मई 2026 का ये अशांत समझौता। सवाल वही है, क्या सिर्फ नेता बदलने से जमीन पर हालात बदले हैं? बिल्कुल नहीं। आज स्टेट में जो थोड़ी बहुत शांति दिख भी रही है वो एक अनईजी ट्रूस है। हाल ही में कुकी नेताओं की किडनैपिंग्स और किलिंग्स ने इस सो कॉल्ड शांति को फिर से हिलाकर रख दिया है। दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डिसआर्मामेंट यानी हथियारों की वापसी। सच तो यह है कि जब तक आम लोगों के घरों में वो हजारों लूटे गए हथियार मौजूद हैं, स्टेट में ट्रू पीस लाना लिटरली इम्पॉसिबल है। और इन सब के ऊपर 2023 में जो इंक्वायरी कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट भी डिले होकर अब नवंबर 2026 तक पुश कर दी गई है। इंसाफ का इंतजार बस लंबा होता जा रहा है। तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? एक ऐसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना जो मिलिट्री फोर्स से आगे हो। एक बात यहां क्लियरली समझ आती है कि मणिपुर संकट सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है जिसे आप सेना लगाकर ठीक कर लेंगे। ये पहचान, अपनेपन और अस्तित्व की एक बहुत गहरी लड़ाई बन चुकी है। इसका हल तभी निकलेगा जब दोनों समुदायों के बीच एक ऑनेस्ट डायलॉग यानी एक खुली और सच्ची बातचीत होगी। और इसमें नागा समुदाय एक इम्पार्शियल मीडिएटर की बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन इन सब बातों के बीच जो सबसे बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है उन डिस्प्लेस लोगों की, उन बच्चों की घर वापसी जिन्हें हमने शुरू में देखा था। जब तक वो लोग अपने खुद के घर नहीं लौटते, शांति शब्द का यहाँ कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस विश्लेषण के आखिर में मैं एक बड़ा सवाल सबके सामने छोड़ रहा हूं। क्या बिना कंप्लीट डिसआर्मामेंट यानी पूरी तरह हथियार वापस लौटाए और बिना एक सच्ची बातचीत के कभी भी लास्टिंग पीस बनाई जा सकती है? आज ये सवाल सिर्फ मणिपुर का नहीं, उन सबका है जो लोकतंत्र और सद्भावना में विश्वास रखते हैं। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। आज इस मुद्दे को समझने के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।